18 जून 1576 वह सुबह जब मेवाड़ का इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। हल्दी घाटी की सुनहरी माटी पर मुगलों की विशाल सेना अपनी प्रचंड आक्रमण की तैयारी में थी। अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और अब वह मेवाड़ को भी अपनी पकड़ में लाना चाहता था। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि हल्दी घाटी के एक ओर खड़ा था मेवाड़ का सबसे साहसी योद्धा। वह योद्धा जो 7.5 फुट का विशालकाय था, मुगलों से कहीं कम संख्या में था। फिर भी उसका साहस और शौर्य पूरे मुगल साम्राज्य से कहीं बड़ा था। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। उस दिन युद्ध भूमि पर सबसे आगे वह योद्धा खुद था और उसकी तलवार के सामने मुगलों के सैनिक धरती पर गिरते गए। 3 घंटे के भीतर मुगलों की सेना इतनी डरी हुई थी कि वह भागने लगी। वह दिन था हल्दी घाटी के महाक्रांति का और वह महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था और धीरे धीरे पूरे भारत के केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो रहा था। इस बीच अकबर ने मुगलों की गद्दी पर बैठते हुए अपनी नजरें गुजरात की ओर जमा ली थीं, जहां के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण पाना उसकी प्राथमिकता बन गई थी। लेकिन उसके मार्ग में बड़ी रुकावटें थीं। मालवन, मेवाड़ और कुछ अन्य राजपुताना क्षेत्र। मारवाड़ पर कब्जा करने के बाद अकबर ने 1567 में मेवाड़ पर चढ़ाई की। अकबर की विशाल और शक्तिशाली तोपों के सामने चित्तौड़ की किलेबंदी 1 साल तक संघर्ष करती रही, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। मेवाड़ के राजा उदय सिंह इस युद्ध में पराजित हुए। उनके बाद उनका बड़ा बेटा राजकुमार प्रताप सिंह ने मेवाड़ की बागडोर संभाली और महाराणा प्रताप के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाराणा प्रताप का बचपन किसी सामान्य राजकुमार से बहुत अलग था। उन्हें शस्त्र संचालन, राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी गई थी। लेकिन उनका पालन पोषण सिर्फ राजमहल में नहीं हुआ। वह अपनी जनता के बीच रहते थे और आदिवासी भील जाति के लोग उन्हें कीकू के नाम से पुकारते थे। वह सभी से दोस्ती करते थे और यह बात भविष्य में उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद अकबर ने उन्हें एक शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा। अकबर की शर्त थी कि महाराणा प्रताप उसे अपना वफादार माने या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसकी सेना भी उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। वह अपनी मातृभूमि और सम्मान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले थे। अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 18 जून 1576 वह दिन आया जब युद्ध का आगाज हुआ। अकबर की ओर से मानसिंह को महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ पर चढ़ाई करने का आदेश दिया गया। लेकिन महाराणा प्रताप पहले ही युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। हल्दी घाटी का इलाका बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में एक संकीर्ण रास्ता था जहां से मुगलों पर हमला करना आसान था। मुगल सेना न केवल महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना बड़ी थी, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें भी थीं। इसके बावजूद महाराणा प्रताप के सेनापति ने एक सुनियोजित रणनीति अपनाते हुए मुगलों पर सीधे हमला किया। यह हमला इतना अचानक था कि मुगलों की सेना इसे संभाल नहीं पाई और महज 3 घंटे में राजपूतों ने मुगलों को बाईं दिशा से खदेड़ दिया। अब दाईं दिशा से भी राजपूत पूरी ताकत से मुगलों को पछाड़ने में जुटे थे। लेकिन फिर मानसिंह ने मोर्चा संभालते हुए अपनी पूरी ताकत से जंग में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में मुगलों की सेना मजबूत हुई और दोनों सेनाएं भीषण युद्ध में उलझ गईं। दोनों पक्ष एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रहे थे और महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में उतर चुके थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट था। उनका कवच 80 किलो का था और उनकी तलवार 10 किलो भारी थी।
इस भारी तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह एक ही वार में किसी सिपाही और उसके घोड़े को काट गिराती। मुगलों के सैनिक महाराणा को देखकर कांपते थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे और उनकी तलवार से मुगलों की लाशें गिरती जा रही थीं। जब महाराणा ने युद्ध में मानसिंह को देखा तो वह उसकी ओर बढ़े। मानसिंह अपने विशाल हाथी पर सवार था, इसलिए महाराणा ने भी अपने हाथियों को युद्ध भूमि पर उतार दिया। अब दोनों पक्षों के हाथी एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस समय युद्ध में हाथियों की सूंड पर तलवारें बांध दी जाती थीं और महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद, जो अकेले ही कई मुगल हाथियों को नष्ट कर चुका था, युद्ध में अपनी ताकत दिखा रहा था। कहा जाता है कि मुगलों ने राम प्रसाद की बहादुरी को देखकर उसे पकड़ लिया और दिल्ली दरबार में ले गए। लेकिन राम प्रसाद अपने स्वामी महाराणा प्रताप के बिना खाना पीना छोड़कर जल्द ही दुर्बल हो गया और कुछ दिनों में उसने अपनी जान दे दी। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में अब मुगलों की सेना धीरे धीरे राजपूतों पर भारी पड़ने लगी थी। चेतक अपनी पूरी गति से दौड़ता हुआ मानसिंह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसने एक विशाल छलांग लगाई और मानसिंह के हाथी से जबरदस्त टक्कर मार दी। उसी क्षण महाराणा प्रताप ने बिजली की तेजी से अपना भाला निकाला और पूरी ताकत के साथ मानसिंह की ओर फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश निशाना चूक गया और मानसिंह बच निकला। इस बीच मानसिंह के हाथी पर लगी तलवार चेतक के पैर में गहरे जख्म कर चुकी थी। उधर महाराणा प्रताप भी शत्रु की गोली से घायल हो गए थे। उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे और उनकी सेना लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। मुगल सैनिकों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ऐसे संकटपूर्ण समय में उनके वफादार सेनापति रावा बीदा ने उन्हें बचाने की योजना बनाई। उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया, जिससे मुगलों को भ्रम हुआ कि वही महाराणा प्रताप हैं। मुगल सेना ने उन पर हमला बोल दिया और इसी अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप घायल चेतक के साथ युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। चेतक की वफादारी की मिसाल आज भी दी जाती है। कोई आम घोड़ा गंभीर रूप से घायल होकर चलने में असमर्थ हो जाता है, तब भी चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को उनकी भारी कवच और तलवार सहित युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसने न केवल महाराणा प्रताप को बचाया, बल्कि दौड़ते हुए 21 फीट लंबी छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वह पूरी तरह थक चुका था। उसकी मृत्यु से महाराणा प्रताप अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे चेतक को अपने पुत्र समान मानते थे। इतिहास की पुस्तकों में कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। अकबर न तो महाराणा प्रताप को पराजित कर सका और न ही उन्हें मार सका। भले ही उसने मेवाड़ के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप अब भी जीवित थे और अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे कुछ समय के लिए जंगलों में छिप गए, जहां उन्होंने अपने घावों का इलाज कराया और अपने अगले कदम की योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ को वापस पाने की रणनीति बनाई। वे जानते थे कि मुगलों को सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने धन संपत्ति को हथियारों में बदल दिया और भील समुदाय के साथ मिलकर अपनी सेना को फिर से संगठित किया। भील योद्धा जंगल की हर बारीकी से परिचित थे और कुशल तीरंदाज भी थे। उनकी सहायता से महाराणा प्रताप ने जंगलों के रास्ते मुगलों पर अचानक हमले शुरू कर दिए और धीरे धीरे दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी सूझबूझ और वीरता के बल पर महाराणा प्रताप ने एक बार फिर मेवाड़ को स्वतंत्र करने की दिशा में कदम बढ़ाया और मुगलों के लिए यह युद्ध जीतना असंभव बना दिया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति और साहस के बल पर मेवाड़ को पुनः जीत लिया। पूरे अकबर के शासनकाल में कोई भी योद्धा उसे इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाया था जितनी महाराणा प्रताप ने दी। वे अकेले ऐसे योद्धा थे जो मुगलों के खिलाफ डटे रहे। अकबर ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वह महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर सका। आखिरकार निराश होकर उसने मेवाड़ पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपना फोकस दक्षिण भारत की ओर कर लिया। लगभग 20 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम से मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन एक दिन शिकार के दौरान अचानक एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर न केवल पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया,
बल्कि अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। महाराणा प्रताप की गाथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा के साहस, बुद्धिमानी, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। इतिहास में कई राजाओं की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी अलग है। यह एक योद्धा के संघर्ष और बलिदान की कहानी है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि न केवल उनके लोग, बल्कि उनके पशु भी अंत तक उनके प्रति वफादार रहे। उनके प्रिय घोड़े चेतक पर आज भी कविताएं लिखी जाती हैं। उनकी युद्ध रणनीतियां इतनी प्रभावी थीं कि आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनका अनुसरण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। महाराणा प्रताप की तरह ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक महान योद्धा थे। यदि आप उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।